बंगाल जल रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। अब ऐसे में सवाल ये कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले आखिर बंगाल में हिंसा क्यों भड़क रही है, आखिर क्यों लोगों की जान जा रही है, और अभी तक जो कल हिंसा भड़की उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आखिर इन मरने वाले लोगों का जिम्मेदार कौन है? और इसीलिए आज हम इस मुद्दे के साथ सवाल जवाब करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल जल रहा है, आखिर क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे माजरे को समझने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। বোমা পড়ছে, বিস্ফোরক বোমা পড়ছে। पश्चिम बंगाल में चुनाव है भैया, चुनाव, पंचायत वाले चुनाव। 8 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। बता दिया गया कि ठीक 1 महीने बाद यानी कि 8 जुलाई को मतदान होगा, एक ही चरण में। 11 जुलाई को परिणाम आएगा। साथ ही नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 15 जून अंतिम तारीख है। नामांकन को वापस लेने के लिए अंतिम तिथि 26 जून है। ऐसे में नामांकन का सिलसिला 9 जून से ही शुरू हो गया और बंगाल में हिंसा भी। साथ ही नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि कुछ हिस्सों में चुनाव कराना चुनौती है, यानी कि संवेदनशील इलाके हैं। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने 2 याचिका भी कोर्ट में दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने राज्य के 7 जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल को तैनात करने की बात कही और राज्य सरकार को आदेश दिया कि केंद्र से केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए आवेदन करे। इसी के साथ भड़की हिंसा, जिसके बाद पूरे राज्य में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर दूसरी याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया। हिंसा वाली ये तस्वीरें भी देख लीजिए, तस्वीरें बम की, तस्वीरें भगदड़ की, तस्वीरें शांति अमन के भंग हो जाने की। बीजेपी का कहना है कि उसको और अन्य विपक्षी पार्टियों को नामांकन करने में परेशानी हो रही है, उनको नामांकन करने नहीं दिया गया। गुरुवार को भी हिंसा भड़की, 3 की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। टीएमसी की तरफ से भी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अपील की गई कि केंद्र बल की तैनाती को रद्द किया जाए, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। पूछा गया कि पिछले आदेश का अनुपालन कितना किया गया, जिस पर आयोग की तरफ से कहा गया संवेदनशील इलाके तलाशे जा रहे हैं। कोर्ट ने अपना रुख इस पर तल्ख कर लिया। लेकिन इस हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? जलते बंगाल की जवाबदेही किसकी है? केंद्रीय बल की तैनाती पर टीएमसी को आपत्ति क्यों है? ये तमाम सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। বোমা পড়ছে, বিস্ফোরক বোমা পড়ছে। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है। इसके पीछे के आखिर कारण क्या कुछ हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सवाल क्या कुछ हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए से दिखाते हैं। आज का सवाल नंबर 1 कि जलते बंगाल का आखिर जिम्मेदार कौन है। सवाल नंबर 2, हिंसा पर जवाबदेह कौन है। और सवाल नंबर 3, केंद्रीय बल की तैनाती पर आखिर टीएमसी को आपत्ति क्यों है। और सवाल नंबर 4, क्या इस हिंसा के पीछे साजिश है। और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी। और हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भास्कर घोष हैं जो नेता बीजेपी, शुभांकर भट्टाचार्य हैं जो नेता हैं टीएमसी के, और भूदेव शर्मा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा शुभांकर जी आपसे है कि बंगाल में आखिर इस हिंसा के पीछे का कारण क्या कुछ है और हिंसा लगातार आखिर हो क्यों रही है। देखिए राणा साहब,
पहले तो मैं ये एक बात बता दूं कि बंगाल का जो चुनाव जो रहा है, अगर आप लोगों को अगर याद हो, जब कम्युनिस्ट का समय था तो उस समय जिस प्रकार की हिंसाएं देखने को मिलती थी वो एक अरसे तक, काफी दिन तक ही बंद था। लेकिन इसके बाद से जब से बंगाल के दो कैडर, मतलब कम्युनिस्ट के दो कैडर बढ़ गए, कुछ कैडर जो हैं जो भाजपा में शामिल हो गए, और फिर से दोबारा जब कम्युनिस्ट वहां पे एक्टिव हुई जो कांग्रेस के साथ है, तो वहां पे एक एसोसिएशन बना, वो ट्री पार्टी एसोसिएशन बना। ट्राई पार्टी एसोसिएशन मतलब जो है वो आप वहां पे देख लोगे, जब भी सरकार का विरोध होता है तो वहां जो विपक्षी दल है यानी कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा, वो एक साथ एक शब्द के साथ दिखाई दी। जब भी किसी प्रदेश में इस प्रकार की हिंसक वारदातें होती हैं तो मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, कोई भी प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में किसी भी प्रकार का इस तरीके से हिंसा नहीं चाहे। क्या अगर यूपी में अगर हिंसा भड़कती है तो क्या उसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार होती है? गुजरात में जो अभी जो हाल ही में पिछले उधर से जो तो क्या उसमें ऐसे चीजों के लिए क्या भाजपा दायी होती है? हर एक जगह पे प्रदेश में कोई भी प्रदेश सरकार, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी की हो, वो अपने प्रदेश में किसी प्रकार की हिंसा कभी नहीं चाहेगी, अपने प्रदेश सरकार को बदनामी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से साजिश रची गई। ट्राई पार्टी, वहां पे एक एसोसिएशन तैयार किया गया, वहां पे अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी, ये लोगों ने सब ने पीछे से मिलकर बहुत अच्छा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का दिलीप घोष के साथ बहुत अच्छे उनके संबंध है, और ये शुरुआत से देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव याद करें तो वहां भी तब भी अधीर रंजन चौधरी वही भाषा बोलते हुए दिखाई देते थे जो दिलीप घोष बोलते थे, उनकी भाषा में बहुत सारी एकता थी, और आज भी वही समस्या वहां पे है। तो ये जो वहां पे जो दिखाया जा रहा है, ये इन तीनों पार्टियों का मिलकर वहां पे एक साजिश रची जा रही है। ठीक है शुभांकर जी, लौटता हूं आपके पास। हाँ ठीक है शुभांकर जी, लौटता हूं आपके पास। भूदेव जी, सीधा आरोप ये है कि अधीर रंजन चौधरी की जो भाषा है वो बाकी विपक्षों के साथ मिलती हुई नजर आती है, और टीएमसी की सरकार है तो टीएमसी तो दंगा कराएगी नहीं, हिंसा कराएगी नहीं, तो इसमें सीधा सीधा आरोप उनका यही है कि विपक्षी पार्टियां करा रही हैं, नाम आपका भी है। अगर पंचायत चुनाव देखें, अगर उसको और इसको देखें, तो जिस तरह का माहौल वहाँ चुनाव से पहले पैदा कर दिया जाता है वो पूरा राज्य देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में होता है तो क्या आप सरकार चलाने में विफल है? जब हम दूसरी सरकारों पे ये आरोप लगा सकते हैं, मान लीजिए मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो निश्चित तौर पे हम उन पे आरोप लगाते हैं कि आप दंगे को नहीं रोक पा रहे हो, जो हिंसा भड़क रही है उसको नहीं रोक पा रहे हो। जब आप दूसरों पे अगर आप आरोप लगाते हो तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहां पर ये साजिश क्यों हो रही है, यानी कि आप सरकार चलाने में विफल हो, फिर आप विपक्षी दलों पर आरोप लगाइए। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां केंद्र सरकार भी अगर उस हिंसा को नहीं रोकने में उनकी सहायता कर रही है तो मुझे लगता है कि ये टीएमसी और केंद्र सरकार दोनों का फेलियर है, क्योंकि अगर इससे जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। ये चुनाव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम जनता के साथ में किसी भी तरह की हिंसा भड़काइए, उनको मार दीजिए या अपने चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाइए। ये बहुत गलत है, और इस तरह के आरोप और ये प्रत्यारोप लगाना एक बहुत सरल बात है, लेकिन उस हिंसा को रोकना आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आप इस सरकार आपकी फेल हुई है जो इन हिंसा को नहीं रोक पा रही है। अगर हम मणिपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो सवाल टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में भी उठते हैं और केंद्र सरकार पर भी उठते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी इसके जिम्मेवार है, दोनों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। शुभांकर जी, उनका तो कहना है कि जिम्मेदारी आपकी है और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, फिर आप जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे भी इस मामले में, लेकिन मैं एक दुविधा की बात इनके लिए भी मैं बता दूं। अभी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आज के दिन में उनको सबसे बड़ी जिम्मेदार आज हम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी सामने ही 2024 का इलेक्शन है। मेरे ख्याल से अभी तक कांग्रेस इसी बात को नहीं समझ पा रही है। जब ये लोग बार बार एकजुटता की बात करते थे, विपक्षी एकजुटता की बात करते थे, केंद्र में एक बड़े एक विकल्प को लाने की बात करते थे, उस समय
शायद ये भूल गए कि ये दिल्ली में जब ये विरोध करते हैं तो किसका विरोध करते हैं, पंजाब में विरोध करते हैं तो किसका विरोध करते हैं, पश्चिम बंगाल में विरोध करते हैं तो ये किसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से आज तो ये बात कह रहे हैं, आज वो हमें उग्रवादी भी कहेंगे, वो हमें आतंकवादी भी कहेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2024 में क्या इसी उग्रवादी टीएमसी, उग्रवादी आम आदमी पार्टी, उग्रवादी एनसीपी, इन सब की जरूरत क्या आपको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है, बहुत आसान होता है दूसरों की तरफ उंगली उठा देना, बहुत आसान होता है साहब। लेकिन मैंने अभी आपके सामने एक लॉजिक पेश किया था, कोई भी प्रदेश सरकार, भाजपा तो हम लोग तो सबसे बड़े मतलब भाजपा विरोधी में माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बात कही, भाजपा जितने ही चाहे मतलब धार्मिक उन्माद कराने में बहुत जो है उनका बहुत पुराना इतिहास रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना यह है कि वो कभी भी उत्तर प्रदेश या गुजरात या जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहां पे वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पे इस प्रकार से शांति भंग हो। तो कोई भी प्रदेश सरकार उसे नहीं चाहता। दूसरी बात, शुभांकर एक बात इन्होंने कही विफलता की बात, मैं उस पर भी आ जाता हूँ कि इन्होंने कहा कि उसका मतलब है कि आपका पुलिस तंत्र विफल है, आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर आप वहां पे संभाल नहीं पा रहे। एक बात यहाँ पे भी आती, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब नहीं होता है कि आप वहां पे पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो क्षेत्र जैसे मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र में, रानी बागान जैसे क्षेत्र, लाल डिगी जैसा क्षेत्र, इन जगहों पर कम्युनिस्ट कितनी ज्यादा इस समय मजबूत हो रही है, और जहां पे कम्युनिस्ट जहां मजबूत होती चली आ रही, उन्हीं एरियाज में ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल ये भी उठता। ये सवाल एक चीज कांग्रेस, और इस समय भाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहां पे हाथ से हाथ मिला के बैठे हुए, ठीक ठीक, और वो तो खुले में है। ठीक है शुभांकर जी, लौट रहा हूं। शुभांकर जी, भास्कर घोषी उन्होंने तो आपसे भी सीधा सीधा बचाव आपका भी करते हुए ले गए, आप तो उन पर कुछ अब हमला कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो कह दिया कि मणिपुर में भी अगर हिंसा भड़क रही है तो उसमें बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, तो टीएमसी में हम नहीं है, अगर बंगाल में होती है तो टीएमसी नहीं है। नहीं, शुभंकर जी का जो प्रवचन हम लोग राजनीतिक सुन रहे थे, तो प्रवचन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और वो अपने तरीके से ही अपना बचाव कर रहे हैं। हमारे बचाव के हमें उनका बचाव की जरूरत नहीं है। पहले तो बात है कि आज पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है, इसको मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ही आख्या देता हूँ। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये आज की नहीं है, 34 साल से हो रहा है, और लास्ट 11 साल से तो बहुत अच्छी तरह हो रही है। और आज देखिए, पुलिस, निर्वाचन कमीशन और सरकार एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है। एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रही है, 1.5 व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री और एक हाफ मुख्यमंत्री, ये दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं तीनों संस्था को एक साथ। इसका नतीजा क्या है? भांगड़ वन में आज जिस तरह से गोलीबारी चल रही है, लगता है कि मैं यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र में चला गया हूँ, या अफगानिस्तान की याद दिला रहे हैं मुझे, या सीरिया की याद दिला रहे हैं मुझे, या इराक का याद दिला रहे हैं मुझे। मतलब वहां पे एक आम नौजवान बच्चा लड़का भी आज दोनों हाथ में बम लेके घूम रहे हैं। ये जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पुलिस दूर में देखिए गैलरी शो देख रहा है, पुलिस जो है वो गैलरी शो देख रहा है, क्योंकि पुलिस भी आज वहां पे, बंगाली में कहते हैं दलदास, पुलिस भी आज उस सरकार का नुमाइंदे बन गए हैं। और इसी का ये आज जो एक आप जो मंच देख रहे हैं, वो मंच इन्होंने 11 साल से बनाया हुआ। हर इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन में हो, कोई इलेक्शन इनको खून खराबा के बिना इनको इलेक्शन लगता ही नहीं है। भास्कर जी, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? पार्टी, मैं कहता हूँ तो जिम्मेदार, देखिए जिम्मेदार पहली बात है कि जिम्मेदार वही मैं कह रहा हूँ, 1.5 आदमी चला रहा है सरकार, 1.5 आदमी चला रहा है ये स्टेट। ये 1.5 आदमी का सरकार जो है, एक मुख्यमंत्री, एक आधा मुख्यमंत्री, इनको ही मैं जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि ये पीछे से सामने जाके ये कहते हैं कि अगर आपको नॉमिनेशन नहीं दिया जाए तो मेरा पास आइए, और उनके पास जाने का सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, और जो रास्ता खुला है उस खुले रास्ते पे जाकर इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा है, अंदर में घुसने नहीं दे रहा है, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो महिला प्रार्थी है वो जाकर अंदर में पीट के आ रहे हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन दर्दनाक, शर्मनाक है इस देश के लिए कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं सारा देश में, और आज बंगाल में आजादी का अमृत महोत्सव में इन लोग विष पान करवा रहे हैं।
ठीक ये है अमृत शुभांकर नहीं, जी, ये विषपान, शुभांकर जी, विष हाँ, पान ठीक, करवा रहे हैं। इनको 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 लज्जा होना चाहिए। हाँ, भास्कर जी, इनको लौट रहा हूं शर्म से झुकना चाहिए। भास्कर जी लौट रहा हूं आपका। शुभांकर जी, भास्कर जी ने सीधे कहा कि जिम्मेदार आपकी मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी पार्टी है, क्योंकि सरकार उनकी और साथ ही प्रशासन उनका, फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मैं समझ सकता हूं, मैं भास्कर जी की मैं समस्या को समझ सकता हूं। उन्होंने वहां पे पश्चिम बंगाल के सरकार के अभी वहां पे जितना उन्होंने वो देखा उससे जितने विचलित हुए, उनको यूक्रेन वॉर तक की याद आ गई। मैं पूछना चाहूंगा भास्कर जी को मैं भास्कर जी से पूछना चाहूंगा कि गुजरात के दंगों में उनको किस युद्ध की याद आई थी? वहां पे जिस तरीके से जिंदा जलते हुए लोग बाहर निकले थे, उसको देख के उनको कौन कौन सी युद्ध की याद आई थी, वो भी थोड़ा सा बताने का कृपा करें। वहां पे किसकी सरकार थी, बताने की कृपा करें। आज तक उस बात को लेके आज तक चली आ रही है, डॉक्यूमेंट्रीज रोक दिए जाते हैं। तो वहाँ टीएमसी की सरकार है, वहाँ टीएमसी के वर्कर भी गिरफ्तार होते हैं। भाजपा के जैसे कलर देख करके, झंडा देख करके तब वहाँ पे एक्शन नहीं होता है। आज वहाँ पे लेकिन शुभांकर जी, सवाल तो अभी बंगाल के जलने का है ना, तो आप इस पर तो जवाब दीजिए ना कि किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी, कोई तो जवाब दे होगा। एक बात बताऊं, पिछले 9 साल में मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जहां पे भाजपा कहीं पे जिम्मेदार नजर आई हो। कभी भी भाजपा कहीं पे जिम्मेदार होती ही नहीं है, चाहे वो यूपी में ही क्यों ना हो। अगर तो आपने इसीलिए बचाव का दूसरा रास्ता निकाल लिया। अगर इतना बड़ा अगर ब्रिजभूषण का भी मामला आता तो भाजपा जिम्मेदार थोड़ी होती है, उसके लिए सीएम की जिम्मेदार है। मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ ना कांग्रेस शुभांकर जी, आम आदमी इसीलिए पार्टी आपने है। बीच का रास्ता निकाल लिया कि बीजेपी को भी बचा लो और खुद भी बच जाओ, कि मणिपुर जला तो ये जिम्मेदार नहीं है, तो भैया बंगाल जल रहा है तो हम भी जिम्मेदार नहीं है। वो तो बीजेपी ने कहा था, आप भूल जाए, थोड़ा सा देखिए। नहीं, मुझे बोलने की याद रखने की जरूरत नहीं है ना, मेरा सवाल आपसे बंगाल पर है, आप बंगाल की जवाबदेही तय कर दीजिए। साहब आप वो जवाब सुने जो मैं देना चाहता हूँ, मैं वो जवाब नहीं दे सकता जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं, तो मेरा सवाल तो सीधा है ना, मेरे सुनने या ना सुनने से कुछ नहीं होता ना। मेरा जवाब भी सीधा है कि देखिए, किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं और वो वही पहलू होंगे तो चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए। मणिपुर जब मणिपुर पर बातचीत की हुई थी हमारी, शुभांकर जी इसी बात को दोहराया। मैं वही मैं भी वही कह रहा हूँ। तो आपको बुरा लग रहा है? हाँ, सुन तो लीजिए ना, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लगने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बुरा ये लग रहा है कि बंगाल जल रहा है, मुझे बुरा ये लग रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, मुझे बुरा ये लग रहा है कि वहां 2 से 3 लोगों की मौत हो जाती है, मुझे बुरा ये लग रहा है कि प्रशासन आपके हाथ में और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, जब मणिपुर में इसी तरह से हिंसा हुई तब भी सवाल बीजेपी से ऐसे ही थे मेरे। ये एक तरफा बात है कि अगर आप ये कहें कि वहां पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही होती तो इस समय 250 से ऊपर लोग गिरफ्तार नहीं होते इमीडिएटली। हम बीजेपी की तरह समय का वेट नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि हमारा वोट बैंक को संभालने के लिए, और मैं आपको बता दूं हर एक पक्ष से गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारी खुद की पार्टी से भी गिरफ्तारी हो रही है। अगर किसी ने दंगा किया वो बख्शा ना गया है ना बख्शा जाएगा, क्योंकि बंगाल है, वहां रंग और झंडा देख करके न्याय नहीं होता। भूदेव जी, हमेशा चाहे कोई हिंसा हो चाहे कोई दंगा हो, राजनीतिक बयानबाजियों के लपेटे में उसकी आड़ में बचने की कोशिश की जाती है। जो लोग मरे, जो लोग घायल हैं, जो नुकसान उस हिंसा से होता है, उस पर बातचीत नहीं की जाती है। राणा जी, इसीलिए मैंने इस शुरुआत में कहा कि आखिर वहाँ हिंसा होती है, लोग बाग मरते हैं, इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? केंद्र सरकार लेने के लिए जिम्मेवार नहीं, राज्य सरकार लेने की जिम्मेवार नहीं, तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर ये हिंसा भड़कती कैसे है और ये चुनाव के समय पे क्यों भड़कती है? आप सरकार बनाना चाहते हो, आप चुनाव जीतना चाहते हो, लोगों को आपस में लड़वाते हो, इससे लोगों को आपस में लड़वाने से किसे फायदा होता है? आप जान सकते, ये देख रहे हैं काफी समय से ये चल रहा है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां ये लड़ाइयां होती हैं, दंगे करवाए जाते हैं, लोगों को आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाया जाता है। उसके बाद उसका जो फायदा लेते हैं वो राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जाती है क्या उनसे कोई पूछता है? क्या उनके परिवार वालों को कोई पूछता है? आज मणिपुर पे आपने अभी अपने भास्कर जी से सवाल पूछा आपने, लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला। आपने कहा कि आपने भी बोला कि मेरी सवाल हुए थे जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी नहीं राणा जी, भड़क रही है, भड़की भी खबर है। 2-3 दिन बाद वहाँ खबरें आ रही है, वहाँ आज भी हिंसा भड़की हुई है। और अब एक तरफ यूक्रेन की, रसिया के युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, अपने देश में राज्यों में हिंसा भड़की हुई है, उसको लेकर के न मोदी जी बोलते हैं न अमित शाह जी बोलते हैं। अरे भाई, वहां के लोग क्यों मर रहे हैं? हमारी इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है।
चाहे अगर राज्य सरकार फेल होती है तो केंद्र सरकार को उसमें भी कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठा रहे हैं तो केंद्र सरकार भी उसके लिए उतना ही जिम्मेवार है जितना राज्य सरकार जिम्मेवार है। लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, दोनों इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। भास्कर जी, आपकी तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से ये बयान भी आए कि आपको नामांकन करने नहीं दिया गया, और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों को भी नामांकन नहीं करने दिया गया, उसी बीच हिंसा भड़क जाती है, तो क्या ऐसी दिक्कतें आई? देखिए, ये पहले दफा नहीं है। लास्ट पंचायत चुनाव में आप देखें 15,000 भास्कर जी, 15 में लास्ट चुनाव में आप देखें, लास्ट पंचायत चुनाव में भी इन लोग ऐसे ही दहशतगर्द का रोल निभाए थे। 15,000 लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया था। फिर भी भाजपा ने 3, साढ़े 3, 4 हजार जगह पे अपना पंचायत बोर्ड बना लिया, फिर बोर्ड गठन करके भी बोर्ड ऑपरेट नहीं कर पाए। तो ये जो इनका दहशतगर्दी है, इनका जो पूरा प्लान है, जो टेररिज्म का प्लान है, जो एक दंगा भड़काने का प्लान है, ये बहुत सुचारू रूप से इन लोग ने तैयार करते हैं। और हर इलेक्शन के पहले इन लोग दंगा बनाते हैं। आप विधानसभा के इलेक्शन ले लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन लीजिए, काफी लोग मरते हैं और इसके बाद ये अपने पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। कल भी ममता बनर्जी ने बताया कि सिर्फ 3 ही हिंसा हुई है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा टीएमसी पार्टी का कोई दोष नहीं है। ये इनका एक सेट थ्योरी है कि ये आग भी लगाए और ये कहे कि आग लगाने वाला कौन है ये मुझे नहीं पता। रामनवमी के जुलूस में भी ये आग लगाते हैं। इससे एनआईए जांच हो रही है। हाई कोर्ट ने इनको जो फटकार लगाई कि ये सेंट्रल फोर्सेस से आपको पंचायत चुना, इससे इनको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन सेंट्रल फोर्स आने के बाद तब हम प्रश्न करेंगे कि सेंट्रल फोर्स आने के बाद दंगा क्यों नहीं लगा। और ये पुलिस जो है, ये पुलिस इनका तलवार चाटते चाटते पुलिस का अपना वर्दी के भी ख्याल नहीं है। वो जनता के खाते हैं और ममता के काम करते हैं। ये पुलिस आज व्यर्थ है, हर तरीका से व्यर्थ है। और इसका सबसे बड़ा संज्ञान हाईकोर्ट का डबल बेंच, चीफ जस्टिस बेंच ने लिया है। और इसीलिए पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स 48 आवर्स के अंदर वहां बंगाल पे पोजीशन करना शुरू हो गया है। ठीक। शुभांकर जी, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के महासचिव अग्निमित्रा की तरफ से भी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि लगातार जो गोला बारूद पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया, उसका मतलब आज समझ में आया है कि आखिर वो जमा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ये हिंसा करानी थी सरकार को। अब मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में अब कुछ तथ्य ऐसा देता हूं जिसको शायद आपको पूरी तरह से एक बार सर्च करेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये कह रहे हैं नामांकन रोका जा रहा है। ठीक है, उसके बावजूद शुरुआती तौर पर ही, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है कि शुरुआती फेज में ही 3,500 से ऊपर के नामांकन भरे जा चुके थे। राइट, हर जगह नहीं हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उन क्षेत्रों का नाम भी साथ में लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा साजिश कहाँ की है। जिन जगह पे हिंदू मुस्लिम कराया गया, वहां पे विशेष पर्ची छापी गई जिसमें लिखा गया, हिंदुओं के उस पर से लिखा गया कि ये देखिए आरक्षण के वो जो आपको हिंदुओं को जिस तरीके से दिया जा रहा है और ये मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये आप लोग के साथ मतलब मुसलमानों के वो करने के लिए हिंदू मुस्लिम वाले ये पर्चे छपा के घरों में बांटे गए। तो ये किसने छपवाया? ऐसे नहीं भड़कता, किसने छपवाया? ऐसे नहीं भड़कता। बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू मुस्लिम से सबसे ज्यादा इस देश में किसको फायदा हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे शुभांकर जी, इसीलिए तो मेरा ये सवाल है ना, सबको पता है। शुभांकर जी, इसीलिए मेरा ये सवाल है कि कोई इस तरह, शुभांकर जी मेरा सवाल इसीलिए ये है कि कोई इस तरह की साजिश कर रहा है, कोई पर्चे बांट रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा है और सरकार को पता ही नहीं लग रहा, सरकार उसको रोक ही नहीं पा रही। देखिए, जितना हम लोग वहां पे रोक पा रहे हैं, अगर वो नहीं रोक पा रहे होते तो भाजपा की इस साजिश में पूरा बंगाल जल गया होता, खाक हो गया होता पूरा। जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीर में खेल खेला था, पीडीपी जैसे उनके साथ हाथ मिलाकर के उसके बाद कश्मीर में क्या हुआ सबको पता है, सबने देखा, उसको हर चैनल ने देखा, लोगों ने देखा। बस ये कहिए कि हम लोग को भूलने की आदत कुछ ज्यादा है। इस वजह से आज जो पार्टी जो केंद्र में बैठकर जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो चला रही है, वो चलती चली आ रही है। शुक्र मनाइए, किसी दिन शुभांकर जी, एक और सवाल समझ में आ जाएगा। एक और सवाल मेरा ये कि हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई आपकी तरफ से कि केंद्रीय बल को हटाया जाए, केंद्रीय बल से क्या आपत्ति है आपको? इसकी भी पूरी बात सुनिएगा। हाँ, हम लोगों ने उन जगहों पे जहां पे हमारे राज्य सुरक्षा बलें जो लगी हुई हैं, पिछले सरकार का हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी दायर किया
जिसमें कि खुद हाईकोर्ट ने एक वो दिया था कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो सिर्फ सुरक्षा की उस पर से रहे, उनके माध्यम से केंद्र किसी भी प्रकार की राजनीति, ये टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी। प्लीज सबके हाथ में गूगल मामा है, एक बार जरा पूछ करके देख लीजिए। ये टिप्पणी उस समय दी गई थी कि अपने बलों का इस्तेमाल, अपने संस्थाओं का इस्तेमाल इसलिए न किया जाए। आज वो पुलिस पे वो उंगली उठा रहे हैं। ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको सीबीआई को, जैसे ये लग रहा है कि सीबीआई हमारी एजेंसी है, पुलिस आपकी एजेंसी है। सुनने में कैसा लगता है साहब, एक प्रजातंत्र में बात कर रहे हैं। एक मिनट आप पूरी बात सुनिए। उन्होंने अभी कहा था पुलिस इनके तलवे चाटती, कितनी गलत तरीके से एक जो है आपने सरकारी संस्था के बारे में कहा। तो क्या मैं ये कहूं कि सीबीआई आपके तलवे चाटती है, ईडी आपके तलवे चाटती है? कहूं इस बात को? उसके तो सबूत भी है हमारे पास। भाई मुकुल राय की कहानी आपको याद दिलानी पड़ेगी कि किस तरीके से आपने वॉशिंग मशीन में धो के हमको वापस किया। मुझे याद दिलाना पड़ेगा अर्जुन सिंह की कहानी, कैसे करके आपने वॉशिंग मशीन में साफ करके वापस भेजा। मुझे याद दिलाना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी जो आज आपके सबसे बड़े नेता है, शुभांकर जी सवाल वो नहीं है। नारदा केस में हाथ उठाया था, तो उनके केसेस कहाँ गए? अगर इनके सारे संस्थाएं अगर इतनी दूध से धुली हुई हैं, तो फिर इनको अपने पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले उसके बारे में पहले क्लियरिटी देनी चाहिए कि संस्थाओं का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया। ठीक है भास्कर जी, सीधा आरोप आप पर लगाया गया कि आप लोगों ने कुछ जगहों को चुना और वहां हिंदू मुस्लिम के आरक्षण को लेकर पर्चे आपने बांटे हैं और हिंदू मुस्लिम किया है, इसीलिए हिंसा भड़की है। आप पहले बताइए, आप अगर भूगोल जानते हैं पश्चिम बंगाल का, भांगड़ एरिया जो है, भांगड़ एरिया वो कलकत्ता से जादवपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में आता है। वहां पे कौन सा पर्चा बांटे गया है? मुर्शिदाबाद में कौन सा पर्चा बांटे गए हैं? मेरा कहना है कि आप जब रोक नहीं सकते तो आपका सरकार रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि सीबीआई हमारे कंट्रोल में है, सीबीआई का जांच हमने नहीं करवाया। सीबीआई का जांच, एनआईए के जांच, ईडी का जांच सारे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस बेंच करवा रहा है। और ये मेरा कहना नहीं है। 2 दिन पहले इनको फटकार लगा है कि पुलिस यहाँ का नाकाम है। रामनवमी के सारा एनआईए, रामनवमी के जब पुलिस ने इंक्वायरी किया तो इंक्वायरी को नाकार दिया हाई कोर्ट का डबल बेंच और उसके ऊपर एनआईए जांच लगा दिया। तो ये एनआईए, सीबीआई जो सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, इनके प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इनका प्रयोग कोर्ट ही कर रहे हैं और ये मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये अद्भुत बात है, इसका प्रवचन भी अद्भुत है। ठीक है भूदेव जी, जिम्मेदारी तो तय होनी जरूरी है। बिल्कुल राणा जी, मैंने वही कहा कि देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सारा है, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात उठती है कि इससे फायदा किसको होता है। आखिर क्यों इस देश के लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? आखिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे तो जो जिम्मेवारी है उससे कैसे आप भाग सकते हो? आपको इस जनता को जवाब देना है, तो निश्चित तौर पर पहले राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर राज्य सरकार इस लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में अगर फेल साबित हो रही है तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि दंगों से फायदा हो रहा है, दंगों से इन दोनों पार्टियों को फायदा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए होने दिया जाए, जितने दंगे होंगे हमको फायदा मिलेगा, ये सोच करके। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वहां के लोगों को शांति से रहने की जरूरत है। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये अपने फायदे के लिए आपस में लड़ा सकते हैं। अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर इन दंगों को रोक सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भूदेव जी आपका भी, भास्कर जी आपका भी और शुभांकर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर जलते हुए इस बंगाल का जिम्मेदार कौन है? क्या जवाबदेही किसी की तय होगी या नहीं होगी? जिस तरह से भूदेव जी ने भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, आखिर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है? और क्या इस हिंसा से राजनीतिक फायदा मिल रहा है, इसीलिए खामोशी है? या फिर इसीलिए जवाबदेही तय नहीं की जा रही है और इसीलिए जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है? जो जिम्मेदारी तय करना, जवाबदेही तय करना, यह बेहद जरूरी है। जब तक तय नहीं की जाएगी, हिंसा को रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए जलते हुए बंगाल पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जिम्मेदारी तय हो कि जिम्मेदार इस हिंसा का आखिर कौन है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।